हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कैपिलरिटी को पढ़ा था, राइट। कैपिलरिटी के अंदर हमने प्रेशर डिफरेंस मेथड और फोर्सेस मेथड को समझा था। इससे रिलेटेड जो भी सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक से उन्हें भी हमने देखा था, और जो इम्पोर्टेंट एंट्रेंस के लिए क्वेश्चंस है उन्हें भी सॉल्व किया था। यहाँ पर हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हो जाता है कैपिलरिटी के साथ विथ रिस्पेक्ट टू 12th का सिलेबस। नाउ वी आर ड्वेलिंग इनटू हाइड्रोडायनेमिक्स टुडे। अब हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है तो आप देखो, सो इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की ही वो ब्रांच होती है जिसके अंदर फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है, सच एज आप मान लीजिए प्रेशर होता है, वेलोसिटीज होती है ना, कई तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, विस्कोसिटीज वगैरह होती है, इन्हें स्टडी किया जाता है। अगर फ्लूइड किस में है, मोशन में है, तो अगर फ्लूइड मोशन में है तो फिर उसके जो भी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाएगा उसे हम हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। एंड अगेन इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब बहुत डिटेल में जाने से पहले, अलग अलग फॉर्मूले को देखने से पहले, अलग अलग फिनोमिना को देखने से पहले हम क्या करेंगे, बेसिक बेसिक जो टर्म्स होते हैं फ्लूइड फ्लो के लिए उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहली टर्म है स्टेडी फ्लो। अब स्टेडी फ्लो क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से एक पाइप है और इस पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। यहाँ पर कहीं पर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, मान लीजिए इस सेक्शन पर यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी अगर मैं वेलोसिटी मेजर करता हूँ या प्रेशर मेजर करता हूँ मान लीजिए, और उसकी एक सर्टन वैल्यू मिल जाती है। मान लीजिए मैं वेलोसिटी मेजर कर रहा हूँ, सो पहली मुझे वैल्यू मिली है v, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, कुछ भी। अब 4 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पर मुझे अभी कितनी वैल्यू मिल रही है, 4 मीटर पर सेकंड। ये हुई वहां की स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। नाउ अगर मैं 1 घंटे बाद भी आकर इसी पॉइंट पर फिर से चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, इस फ्लूइड की जो स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकंड ही मिलेगी। फिर 4 घंटे बाद भी चेक करता हूं तो उतनी ही मिलेगी। इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस पर जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की उस फ्लूइड के लिए, वो आफ्टर ईच टाइम इंटरवल उतनी ही मुझे मिलने वाली है। और ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन एंड मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर द टाइम, सच फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड एज स्टेडी फ्लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज फ्लो लाइन। देखिए, जब कभी किसी पर्टिकुलर कंटेनर से या किसी पर्टिकुलर एनक्लोज्ड बाउंड्री के अंदर फ्लूइड फ्लो होता है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को कंसिडर कर लूँ, मान लीजिए ये रेड कलर का मैं एक पार्टिकल ले रहा हूँ उस पर्टिकुलर फ्लो के लिए, तो इसका जो पाथ आप ट्रेस करते हो, दिस पाथ ट्रेस्ड इज नोन एज फ्लो लाइंस। तो इसीलिए पाथ लाइंस भी बोलते हैं फ्लो लाइंस को, क्या बोलते हैं, पाथ लाइंस। तो क्या होती है फ्लो लाइंस, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। अब इसके बाद है फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब क्या होते हैं, तो मल्टीपल आप अगर फ्लो लाइंस को एक बंडल में कवर करो और इसको इमेजिनरी वॉल से उसको हम एनक्लोज कर लेंगे तो इसे कहा जाता है फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जहां पर हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी वॉल के सहारे से कई सारे फ्लो लाइंस को एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर कन्फाइन कर लेते हैं, इसे हम कहेंगे फ्लो ट्यूब्स। सो इट इज एन इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस बाउंड बाय इमेजिनरी वॉल एंड फॉर अ स्टेडी फ्लो फ्लूइड कैन नॉट क्रॉस द वॉल्स ऑफ फ्लो ट्यूब। तो यहाँ पर जो फ्लो लाइंस है ना, ये फ्लो लाइंस कभी भी फ्लो ट्यूब को क्रॉस करके बाहर नहीं जाएगी अगर फ्लो स्टेडी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब स्ट्रीम लाइन क्या होती है, देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास कोई इस तरीके से एक नदी है, ठीक है। अब इस नदी में पार्टिकल जो है, फ्लूइड के पार्टिकल, वो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर फ्लो के लिए एक इमेजिनरी कर्व ड्रॉ कर लेता हूं, मान लीजिए मैंने ऐसे एक कर्व ड्रॉ किया, ओके, और इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर टेंजेंट में मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से स्ट्रीमलाइन क्या होता है, स्ट्रीमलाइन इज द इमेजिनरी कर्व tangent drawn to any point of which gives us the direction of velocity of flow at that particular point। तो जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये नदी है और इस नदी का जो पानी है, इस पानी के फ्लो के लिए मैं क्या कर लेता हूँ,
कर्व इमेजिन कर लेता हूं और उस पर्टिकुलर कर्व पर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो मुझे फ्लो की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता चल सकता है। अब बस इतना आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर फ्लो स्टेडी है तो हमारे स्ट्रीम लाइंस जो होते हैं और फ्लो लाइंस जो होती है वो सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। इतना आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट इज लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब लैमिनार या स्ट्रीमलाइन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉटम है या फिर सरफेस है जिसके ऊपर से लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरा फ्लो लैमिनार है तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करते हैं, जनरली फ्लूइड के जो लेयर्स होते हैं ना, मतलब जो फ्लूइड होता है, फ्लोइंग फ्लूइड, उसको लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन करते हैं और ऐसे मानते हैं कि अगर फ्लो स्ट्रीमलाइन है तो ये सारी जो लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ पैरेलली फ्लो हो रही होंगी, कोई भी लेयर किसी दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऑल द लेयर्स ऑफ फ्लूइड दे विल फ्लो पैरेलल। और जो फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो किसे कहेंगे? A steady flow in which adjacent layer of fluid moves smoothly over each other, and secondly velocity of fluid at any given point is constant। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर फ्लो क्या है, स्टेडी है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है इसे ही लैमिनार फ्लो भी कहते हैं, क्योंकि लेयर्स के फॉर्म में हम फ्लो को इमेजिन करते हैं और जो किसी भी गिवन पॉइंट पर है उसकी वेलोसिटी अगर सेम है तो वो एक स्टेडी फ्लो ही होता है। टू स्ट्रीमलाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, जैसे हमने पहले भी बोला था। यहाँ पर देखिए मैंने शीट्स या फिर लेयर्स के फॉर्म में लिक्विड के जो फ्लो होता है उसको डिवाइड करके बताया है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे एडजेसेंट लेयर्स जो होंगी वो पैरेलल मूव होती होगी, ठीक है। इसी लेयर्स को हम इन द फॉर्म ऑफ एरो भी दिखा सकते हैं। नाउ आगे क्या बोला है? टू स्ट्रीमलाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। उसके बाद अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ओवर द प्लेन सरफेस कैन बी अज्यूम्ड टू बी नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स। देन फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो थ्रू अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया द स्ट्रीमलाइंस विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। तो ऐसी मान लीजिए कोई ट्यूब है, तो ट्यूब के केस में अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो ये सारे स्ट्रीमलाइंस जो होती है दे विल बी अलाइंड टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्यूब, ठीक है। अब ये इतनी जो चीजें हैं ना, इसको क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि सीईटी में ऐसे वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए, बाद में हम पढ़ेंगे टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट से पहले स्ट्रीमलाइन में हमने क्या देखा था कि जो फ्लो लाइंस होती है या जो स्ट्रीम लाइंस होती है दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर और फ्लो स्टेडी होता है। हालांकि जब टर्बुलेंट फ्लो की बात करेंगे तो मान लीजिए कोई ऐसा फ्लो है जो हाई फ्लो रेट से चल रहा है, जैसे आपका नल है, नल का जो वॉल्व है अगर आपने फट से उसको खोल दिया तो बहुत सारा पानी एक साथ बहने लगता है और ऐसे जो फ्लो निकलता है नल से उसे क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो की खासियत क्या है कि जो फ्लो लाइंस होती है वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने लगती है, वो कभी भी लेयर्स को पैरेलल वे में फ्लो नहीं करने देगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अलग अलग फ्लो लाइंस है जो रैंडम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो को दिखा रहा है, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं। सो टर्बुलेंट फ्लो में इट इज द फ्लो एट वेरी हाई फ्लो रेट, हियर फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूअसली एंड स्टेडी फ्लो कैन नॉट बी मेंटेन्ड। सेकेंडली अगर आपको एग्जांपल देना है तो फ्लडेड रिवर फ्लो होता है या वाटर फ्लो इन फास्ट रनिंग टैप, दे कैन बी अ गुड एग्जांपल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्बुलेंट फ्लो की वो हम देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन and the velocity of fluid at any point does not remain constant। flow steady नहीं है तो velocity भी constant नहीं रहेगा। thirdly flow lines in a turbulent flow intersect with each other। ये क्या खासियत है किसकी है? टर्बुलेंट फ्लो की। अब यहाँ पर एक टर्म आती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर फ्लो के लिए एक सर्टन वो वैल्यू है वेलोसिटी की, इसके ऊपर अगर फ्लो की वेलोसिटी जाएगी तो फ्लो टर्बुलेंट बनेगा और उस पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे अगर फ्लो की वेलोसिटी रहती है तो फ्लो स्टेडी रहेगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है बियॉन्ड विच फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट और बिलो विच फ्लो रिमेन्स स्टेडी, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे नल है हमारा, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे नल होता है,
यहाँ पर उसका वॉल्व है। तो जब पानी आ रहा होता है नल से, तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा शुरुआत में जो पानी है बहुत स्मूथली फ्लो होते रहता है, और फिर जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा तो फिर उसमें डिस्टरबेंस ऐसा क्रिएट होने लगता है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये एग्जाम्पल है स्ट्रीमलाइन फ्लो का, और जो नीचे का पार्ट है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जब पानी आ रहा था, यहाँ से ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे जब पानी आ रहा था तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, क्योंकि नीचे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है, वेलोसिटी का बढ़ना लाजमी है। तो ऊपर से जैसे ही पानी निकला वेलोसिटी बढ़ती गई, एक पॉइंट पर वेलोसिटी इतनी बढ़ गई कि फिर फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहा, वो क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। तो ये जो वेलोसिटी है जहां पर स्टेडी फ्लो से या स्ट्रीमलाइन फ्लो से फ्लो कैसे हो रहा है, टर्बुलेंट हो रहा है, उस वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तब हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ आपके टेक्स्ट बुक में स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो से जुड़े कुछ डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट्स दिए हैं, प्लीज गो थ्रू देम वंस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको सॉल्व करने में हेल्प होगा। चलिए अब हम आगे जाते हैं और यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला या डेरिवेशन वाला पार्ट होता है वो शुरू होता है। सबसे पहले बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ये वो वेलोसिटी है जिसके बाद अगर फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा, एंड बिलो विच फ्लो विल रिमेन स्टेडी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी, इट इज दैट वेलोसिटी beyond which fluid flow becomes turbulent। ठीक है, याद रखना क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है Vc इज इक्वल टू R सफिक्स n मल्टीप्लाइड बाई ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी। समझते हैं क्या है, यहाँ पे जो Vc है ये क्रिटिकल वेलोसिटी को बताता है, दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। ये जो Rn है, Rn दिस इज बेसिकली अ रेनॉल्ड्स नंबर। ऑसबॉर्न रेनॉल्ड नाम के एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने इस नंबर को बताया था, तो उन्हीं के नाम पर रेनॉल्ड्स नंबर हम लिखते हैं। ईटा जो है, ईटा रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थोड़ी देर के बाद में बताता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या है, डेंसिटी, जिस भी फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं उस फ्लूइड की डेंसिटी, सो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और अंत में बचता है हमारे पास डी इज इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, जिसके अंदर से क्या होने वाला है, हमारा फ्लूइड फ्लो होने वाला है। तो ये मान लीजिए पाइप है ऐसा, तो पाइप का इंटरनल डायमीटर हो गया डी, इसके अंदर से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है रो। अब देखिए आपके लिए ये जो टर्म है ईटा, ईटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझते हैं ईटा क्या होता है। ईटा को लिखा जाता है जैसे कि मैंने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये क्या चीज है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा विस्कोसिटी क्या है। अभी समझ लेते हैं, विस्कोसिटी इज बेसिकली योर रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो लिक्विड के फ्लो के केस में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि भैया उस पर्टिकुलर लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ वाटर एंड सेकंड इज हनी। तो अगर मैं कहूँ कि कौन जल्दी फ्लो होगा, तो आप बोलोगे वाटर जल्दी फ्लो होगा एज कम्पेयर टू हनी। तो इसका मतलब है वाटर की जो विस्कोसिटी है, वो कम है। ठीक है, वाटर की विस्कोसिटी कम है और हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। यहीं से फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जिस भी लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी ज्यादा होगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी बस इतना याद रखिए, किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड की अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो इजीली फ्लो नहीं होगा।
इस विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। चलिए लौट कर आते हैं हमारे इस फॉर्मूले के पास। नाउ ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसे अगर मैं सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू ये वी सी इंटू रो डी कंबाइन हो जाएंगे। सो वी सी दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप डिवाइडेड बाय ईटा। ठीक है, अब इस रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो ये एक प्योर नंबर है, दिस इज अ प्योर नंबर। ओके, इसका ना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, सो इट डजंट हैव एनी डायमेंशंस। कोई डायमेंशंस नहीं है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होगा। अगर किसी फ्लूइड फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इक्वल टू और लेस देन 1000 है तो फ्लो स्टेडी फ्लो होता है। फ्लो कैसे होता है, स्टेडी। अगर यही रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 है तो फ्लो टर्बुलेंट होता है, फ्लो इज टर्बुलेंट। और यही अगर रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 1000 है बट लेस देन 2000 है तो हम कह सकते हैं कि फ्लो ट्रांजिशन में है। ट्रांजिशन में है मतलब वो स्टेडी से टर्बुलेंट हो सकता है या टर्बुलेंट से फिर स्टेडी बन सकता है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बताती है कि हमारा फ्लो कैसे होगा, स्टेडी होगा, स्ट्रीमलाइन या फिर टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो ये खासियत है रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर को जैसे मैंने कहा ये प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करेंगे विस्कोसिटी की। बेसिकली विस्कोसिटी क्या है, तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था विस्कोसिटी इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस टू द फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब इसको ना थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक सरफेस है जो रेस्ट में है, सो ये स्टेशनरी सरफेस है, दिस इज अ स्टेशनरी सरफेस और इस सरफेस के ऊपर से लिक्विड फ्लो होने वाला है आगे, तो हम यहाँ पर ऐसे लिक्विड का फ्लो भी दिखा देते हैं। तो लेट्स से दिस इज अ लिक्विड और ये जो पर्टिकुलर लिक्विड है ये फ्लो होने वाला है आगे की दिशा में। अब हमारा ये जो लिक्विड है उन्हें हम लेयर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गई टॉप मोस्ट लेयर, ठीक है, जो आगे जा रही है, फिर उसके नीचे की ओर एक दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर ये चौथी लेयर और एक लेयर है जो मैं एकदम बॉटम से चिपका कर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो इतने सारे हमने लेयर्स को कंसिडर कर लिया है ना। ध्यान से समझना, लेयर्स होती क्या है लिक्विड के, कुछ नहीं है, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है जिन्हें हमने हमारी कन्वीनियंसी के लिए लेयर्स के फॉर्म में इमेजिन किया है। तो मान लेते हैं ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ये उनके मॉलिक्यूल्स है, फिर उसकी जो लेयर बीनीथ वाली लेयर है उसके ये वाले मॉलिक्यूल्स होंगे। इन अ सिमिलर फैशन मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके आपके लिए दिखा रहा हूँ। चलो अब देखो फंडा क्या है, जो लेयर स्टेशनरी सरफेस के कांटेक्ट में है हम ऐसा मानते हैं कि दैट लेयर इवन द फ्लो इज गोइंग ऑन स्टिल द लेयर विच इज इन द कांटेक्ट विथ स्टेशनरी सरफेस इज अज्यूम टू बी इन द रेस्ट। तो ये जो बॉटम मोस्ट लेयर है इसे मैं क्या मान रहा हूं, इट इज इन द रेस्ट। ठीक है, चलो अब देखो फ्लूइड तो फ्लो में था, अब फ्लूइड अगर फ्लो में है तो हो क्या रहा है, ये जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो स्टेशनरी सरफेस के साथ फोर्स ऑफ एडेजन के कारण बंधी हुई है, लेकिन बॉटम मोस्ट लेयर के ऊपर जो पहली लेयर होगी जो मोशन में होगी, उन दो लेयर्स के बीच में कौन सी, जो मोशन में है और जो रेस्ट में लेयर है, उनके मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो अपने ऊपर की लेयर को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहती है, इसके बजाय वो क्या करेगी, अगर ऊपर की लेयर आगे बढ़ना चाहेगी तो नीचे की जो रेस्ट वाली लेयर है वो बोलेगी भैया तू रिवर्स डायरेक्शन में आ, तो यहाँ पर ड्रैग किया जा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, अब इस पहली लेयर को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर दूसरी लेयर को हम इमेजिन करेंगे। अब ये जो दूसरी लेयर है वो पहली लेयर के साथ क्या है,
कोहेसिव फोर्स के साथ बंधी हुई है। तो जब दूसरी लेयर ऊपर से आगे बढ़ना चाहेगी तो नीचे वाली लेयर क्या करेगी, ऊपर वाले लेयर को रोकने की कोशिश करेगी। हालांकि ये जो नीचे वाली लेयर है ये थोड़ी सी मोशन में तो है, तो उसके ऊपर वाली लेयर को वो मोशन में रहने देगी, लेकिन फिर भी कोशिश तो करेगी कि वो भी पीछे आ जाए। क्यों पीछे आ जाए? क्योंकि जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो उस पहले लेयर को पीछे की दिशा में खींच रही है। मतलब यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में एक ड्रैगिंग लग रहा है, ठीक है। अब फिर उसके ऊपर की लेयर वाली थर्ड लेयर कंसिडर करते हैं, तो ये थोड़ी सी ज्यादा स्पीड में होगी कंपेयर टू दिस सेकंड लेयर, बट अगेन दिस सेकंड लेयर वुड ऑल्सो बी ट्राइंग टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ दिस सेकंड लेयर। और जो टॉप मोस्ट लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी और उसे भी उसके नीचे वाली लेयर ड्यू टू कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी, पीछे की दिशा में धकेलने की कोशिश करेगी। तो अगर इन सारे लेयर्स को हम स्टडी करें तो जो टॉप मोस्ट लेयर है जो फ्री है वो क्या करेगी, मैक्सिमम स्पीड के साथ बहेगी, और जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो मिनिमम स्पीड या कह लीजिए रेस्ट में रहेगी। अब यहां पर हो क्या रहा है, जो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है उसे अपोज किया जा रहा है, या फिर वहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली एक तरीके से फ्रिक्शन आ रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी जब मैं बोलता हूं ना रेजिस्टेंस टू फ्लो है, सो रेजिस्टेंस टू फ्लो माने क्या, इट इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंसेस अ विस्कस ड्रैग। और ये जो विस्कस ड्रैग होगा ये बेसिकली फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, किसके, वेलोसिटी के। तो अगर ये फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो विस्कस ड्रैग निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। इतना समझ में आ गया। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, व्हाट इज विस्कोसिटी। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by virtue of which the relative motion between different layers of fluid experiences विस्कस ड्रैग। ठीक है, ड्रैग मतलब खींचना। तो यहां पर मैं रेड कलर से विस्कस फोर्स को या विस्कस ड्रैग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। याद रखना ये जो विस्कस फोर्स है ना, ये इन लेयर्स को, अगर लेयर्स इनको एक ऐसे अगर मैं 3D फॉर्म में ड्रॉ करता तो इन लेयर्स को टेंजेंशियली लग रहा है, कौन, विस्कस ड्रैग। आ रही है बात समझ में। दूसरी चीज, फॉर स्मॉलर वेलोसिटीज ये जो विस्कस ड्रैग होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके वेलोसिटी के साथ। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम है तो विस्कस ड्रैग वुड डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू इट। ठीक है, अब देखिए लिक्विड के केस में विस्कोसिटी आती है ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट लिक्विड, और यही अगर गैस होगा तो गैस के केस में विस्कोसिटी कैसे आती है, तो ध्यान से समझना। गैस को हम मानते हैं इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन इन अ रैंडम डायरेक्शन। तो ये रैंडमली क्या हो रहे होते हैं, मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जब ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म करेंगे तो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते रहेंगे, और ये कोलिजन ही कॉज बनता है विस्कोसिटी का। कोलिजन इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन केस ऑफ गैसेस, बट वेयर एज इन केस ऑफ लिक्विड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज कोहेसिव फोर्स इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी। दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर बढ़ता है किसी लिक्विड के केस में, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी वो कम हो जाती है, और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो जो विस्कोसिटी है आपकी वो बढ़ जाएगी। तो कोल्ड लिक्विड के केस में विस्कोसिटी ज्यादा, हॉट लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम। इसके उल्टा गैसेस में होता है। गैसेस में क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपकी जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ती है। सो टेम्परेचर बढ़ गया, विस्कोसिटी भी बढ़ गई, और अगर टेम्परेचर कम हुआ तो विस्कोसिटी भी क्या होती है, कम। ऐसे क्यों,
क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने बोला था गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके लिए उनके बीच में कोलिजन है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल के पास जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ते हैं और बहुत फास्ट जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो मूव करना स्टार्ट होते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। इसके कारण कोलिजन भी बढ़ता है और ऑटोमेटिकली अगर कोलिजन बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो गैस के केस में ये उल्टा होता है। ठीक है, चलो आगे थोड़ा सा समझते हैं। विस्कोसिटी का हमने बेसिक देख लिया था, अब हम आ रहे हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट मतलब चेंज होते जाना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और वेलोसिटी का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे हम dv अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आएगा थोड़े से। देखो मान लो ये मेरी बॉटम मोस्ट लेयर है जो रेस्ट में है, और रेस्ट में होगी तो इसके लिए जो वेलोसिटी है वो क्या है? 0 है। जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ बहेगी, और जो उसके बॉटम उसके बीनीथ जो लेयर्स है धीरे धीरे उनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब मान लीजिए जो स्टेशनरी सरफेस है वहां से मैं x डिस्टेंस पर एक ये लेयर कंसीडर कर रहा हूं, और मान लेता हूं कि इस लेयर की जो वेलोसिटी है वो है v। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि वो है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ अब इस पर्टिकुलर लेयर के नीचे की जो लेयर है उनके बीच में जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो है dx। जैसे हो सकता है अगर x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यूज इमेजिन कर रहा हूँ, अगर x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो dx हो सकता है 0.5 सेंटीमीटर, मैं मान ले रहा हूँ। चलो नाउ हमने पहले कंसिडर किया है v is 10 meter per second for this particular layer which is situated at distance x from the stationary surface. Now जो लेयर इस पर्टिकुलर x डिस्टेंस वाले लेयर के नीचे है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ऑब्वियसली वो जो लेयर है, जो बिलो वाली लेयर है, वो स्टेशनरी सरफेस के पास जाने वाली है या स्टेशनरी सरफेस से काफ़ी नियर है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी। अब मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है, इस पर्टिकुलर लेयर की जो वेलोसिटी है उसे मैं 8 मीटर पर सेकंड कह रहा हूँ। तो dx डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, dx डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, इसके कारण वेलोसिटी में मुझे चेंज देखने को मिल रहा है, और वो चेंज कितना है? तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा v का चेंज है। और इस हिसाब से जो ये जो बीनीथ लेयर है इसकी वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं इफ अबोव वेलोसिटी इज v देन दिस इज v माइनस डेल्टा v। ठीक है, वैसे ही ये जो ऊपर वाली लेयर है जो फिर से कितने डिस्टेंस पर है? dx डिस्टेंस पर है, उसकी स्पीड तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी किसके कंपैरिजन में? इस v वाले स्पीड के कंपैरिजन में। तो ये हो जाएगी v प्लस डेल्टा v। तो पहले अगर मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिया था तो ये हो सकता है 12 मीटर पर सेकंड से फ्लो हो रही हो। तो यहाँ पर जो डेल्टा v आप देख पा रहे हो है वो कितने मीटर पर सेकंड का है? 2 मीटर पर सेकंड का है। तो ये जो वेलोसिटी का चेंज होते जाना है डेल्टा v से या dv से, ये जो चेंज होते जाना है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस व्हेन इट इज मेजर्ड फ्रॉम स्टेशनरी सरफेस, यही होता है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो dx डिस्टेंस के लिए अगर मैं वेलोसिटी का डिफरेंस dv लिखता हूँ, ठीक है, तो dv बाई dx विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बेसिकली अगर डेफिनेशन जैसा है कुछ स्टेटमेंट बनाना हो तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वुड बी रेट ऑफ change of velocity of fluid layers with respect to distance measured from stationary surface and this is called as velocity gradient। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट को समझने के बाद हमारा जो मेन फॉर्मूला है जहां से हाइड्रोडायनेमिक्स की अब शुरुआत होगी वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? देखिए यहां पर मैंने कुछ लिक्विड के ऐसे सरफेस लेयर्स बना के दिखाए हैं। तो जो हमारा लिक्विड है उसे हमने ऐसे लेयर्स में डिवाइड किया है, और दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है dx। ठीक है, अब ये जो सरफेस है या फिर ये जो लेयर है इसका जो एरिया है,
area of that particular layer of liquid is given as A, and these layers are moving with velocity v as we have shown, and when there is a movement of this layer with respect to each other, viscous drag will be experienced, जिसे हमने F से रिप्रेजेंट किया है। ये विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा टू दैट ऑफ वेलोसिटी। अब अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, ये एक लेयर है छोटी सी, ठीक है, उसके नीचे उतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली दूसरी एक लेयर है, ये है पहला सेटअप। अब मैं दूसरा सेटअप ड्रॉ कर रहा हूं जहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लेयर्स का वो बहुत बढ़ गया है। अब इन दो केसेस में, फर्स्ट केस और सेकंड केस में, मैं आपसे पूछूं कि इन लेयर्स के बीच में अगर विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स लग रहा है ड्यू टू कोहेसिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो सेट 1 और सेट 2 में किस में ज़्यादा रहेगा विस्कस फोर्स? तो हम डायरेक्टली यहाँ से थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं। ये जो सेकंड सेट है, चूंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सॉरी सरफेस एरिया कहने से मेरा मतलब है जो लेयर्स होंगी लिक्विड की उनका अगर एरिया ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर उतने लेयर्स में, और ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा, और अगर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जो विस्कस फोर्स लगेगा वो भी ज्यादा लगेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हमें किसने बताया था? ये बताया था न्यूटन्स ने। तो न्यूटन का जो लॉ ऑफ विस्कोसिटी है उसमें सबसे पहली बात यह है कि द विस्कस फोर्स एक्टिंग अपॉन डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड इन मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो द विस्कस फोर्स एक्टिंग along the layers of liquid is directly proportional to the एरिया ऑफ दोज लेयर्स, ठीक है। एंड सेकंडली उन्होंने कहा था कि दिस विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इन दोनों अगर स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एज वेल एज वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय dx। तो यहां से स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का स्टेटमेंट बनेगा फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ध्यान रखना, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल लेयर्स को मान के चल रहे हैं कि वो डिफरेंशिएटेड है, एक दूसरे के अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सो फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स is directly proportional to the area of layers and velocity gradient, ठीक है। ये है हमारा बेसिक सा डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have seen कि F is directly proportional to A as well as it is proportional to velocity gradient। अब अगर मुझे यहाँ से सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा? एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम टेकिंग हियर इज F इज इक्वल टू ईटा, F इज इक्वल टू ईटा इंटू A इंटू dv बाय dx। अब ध्यान से समझो, ये जो ईटा है, दिस ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और ये जितना ज्यादा रहेगा उस पर्टिकुलर फ्लूइड के केस में विस्कस फोर्स भी ज्यादा रहेगा, मतलब विस्कोसिटी ज्यादा रहेगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो भी ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं हनी और वाटर को कंपेयर करूं, हनी और वाटर को, तो मैंने कहा वाटर के केस में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, हनी के केस में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं, कैसा? दैट ईटा और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ईटा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये इसकी अगर डेफिनेशन बोली जाए तो ये होगा विस्कस फोर्स एक्टिंग per unit area of layers, per unit area and per unit velocity gradient, ठीक है। ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो देखिए ऐसा यूनिट को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे?
फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, डीवी बाई डी एक्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, और डिस्टेंस है मीटर में, तो मीटर मीटर वैसे भी कैंसिल हो गया, इस एस को न्यूमरेटर में लेकर जा सकते हैं, तो ऐसा यूनिट हुआ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये है ऐसा यूनिट। इसका एक सीजीएस यूनिट भी है, सीजीएस यूनिट इज पॉइज, सीजीएस यूनिट क्या है, पॉइज है। पॉइज और ऐसा यूनिट में जो रिलेशन है वो ये है कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज। ठीक है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज। अगर आपको कोई पूछे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, सो ईटा का जैसे मैंने बताया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये क्या है, ये तो ऐसा यूनिट है। तो चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। न्यूटन विच इज द यूनिट ऑफ फोर्स, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 m1 t माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, सेकंड मतलब t का 1 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर दैट इज लेंथ का पावर 2। अब यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा, ये L स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो L रेज़ टू द पावर माइनस 2, ऑलरेडी 1 प्लस में है तो ये हो जाएगा L माइनस 1 m1 एंड t माइनस 1। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हमने जितना पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ सीईटी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है। सो सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट गिवन पॉइंट इज नेवर कांस्टेंट। अगर भैया स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक स्टेडी फ्लो होता है, और स्टेडी फ्लो के केस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। तो पहला ही सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया। चलो सेकंड सेंटेंस देखते हैं। वेलोसिटी इज स्मॉलर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। यस, स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो वो स्टेडी होगा, और क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे जो भी फ्लो होते हैं वो सारे स्ट्रीमलाइन होते हैं। तो सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट। लेयर्स आर ऑलवेज पैरेलल, इसको भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। और डी ऑप्शन क्या कहता है, द पार्टिकल्स डू नॉट मूव इन रैंडम डायरेक्शन। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में रैंडम डायरेक्शन में पार्टिकल नहीं मूव होंगे, वो कहाँ पे होते हैं, टर्बुलेंट में। सो हमारा जो ऑप्शन ए है ये बेस्ट सूट करता है फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ लिक्विड इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज 1450 देन द फ्लो ऑफ लिक्विड विल। मैंने कहा था आपसे कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन और इक्वल टू 1000 है तो फ्लो कैसे रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। ठीक है, और अगर वो ग्रेटर देन 1000 है तो वो क्या रहेगा, इन ट्रांजिशन रहेगा। तो यहां पर देखिए क्या बोला है, फ्लो ऑफ लिक्विड कैसे है, अच्छा 2000 से कम है ये, इट इज लेस देन 2000 बट इट इज ग्रेटर देन 1000। तो हम कह सकते हैं कि चेंज फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट ये हो सकता है। इट इज इन द ट्रांजिशन बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। सो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन लिक्विड फ्लोज थ्रू ट्यूब रेनॉल्ड्स नंबर इज 2400, द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑब्वियसली टर्बुलेंट होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर क्या बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A glass tube of uniform cross section is connected to a tap with a rubber tube. The tap is opened slowly. मैंने कहा था अगर हम किसी भी वॉल को अगर एकदम जोर से खोल देंगे तो जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, लेकिन अगर आप उसको धीरे से खोलोगे तो पानी धीरे धीरे बहता है, वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक ग्लास की ट्यूब है जिसको किसी पाइप से अटैच किया है विद द टैप, और आगे बोला है द टैप इज ओपन स्लोली, इनिशियली द फ्लो ऑफ वाटर इन द ट्यूब इज स्ट्रीमलाइन, द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर टू कन्वर्ट इट इनटू टर्बुलेंट। तो इनिशियली स्ट्रीमलाइन था लेकिन बाद में वो क्या होने वाला है, टर्बुलेंट। तो वो कौन से वेलोसिटी पर बनता है टर्बुलेंट, फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, वो होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हमें बेसिकली क्या है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी पता करनी है जब वो फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। हमें देकर रखा है रेडियस ऑफ ट्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। तो चलो जो गिवन डेटा है फटाफट लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ ट्यूब दिया है r इज 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना हो
जाएगा, दैट वुड बी 2 सेंटीमीटर विच इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। देन वी हैव कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हाउ मच इट इज 1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑल्सो गिवन, न्यूटन सेकंड पर मीटर। रेनॉल्ड्स नंबर कितना दिया है, इट इज 2500 एंड वी हैव बीन गिवन डेंसिटी दैट इज 10⁻3। अब हमें पता है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इनटू इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। चलो रखो, सो 2500 इंटू एन की ईटा की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻3, सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 10⁻3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज 10⁻3 इंटू डायमीटर इज हाउ मच 2 इंटू 10⁻⁻2। चलेगा ना। अब देखिए यहाँ पर 10⁻⁻3 है, नीचे 10⁻3 है, ये ऊपर चले जाएगा और ये 2 है, दिस इज 2500, सो ये हो गया 1250, 1250 इंटू 10⁻⁻3 10⁻⁻3 इंटू ये जो 10⁻⁻2 है ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻+2, सो इंटू 10⁻+2, सो दिस इज माइनस, यहाँ पर -3 इज -6, -6 एंड +2 इज -4, सो हम इसको लिख सकते हैं 1250 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर 10⁻⁻4 को न्यूट्रलाइज करना है तो दैट वुड बी 0.125 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ रहे हैं, क्या बोला है, the average velocity of water flowing through a pipe of radius 0.5 cm is 10 cm per second. The nature of flow is, flow कैसा है, turbulent है, streamline है कि in between those two है। तो चलो देख लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी v देकर रखी है, कितनी देकर रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस देकर रखा है पाइप का 0.5 सेंटीमीटर। अब वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसके लिए 10⁻⁻2 ये हो गया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब आते हैं रेडियस पर, अब रेडियस अगर 0.5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर हो गया 1 सेंटीमीटर एंड 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के फॉर्म में हम उसकी डायमीटर को लिख सकते हैं। आगे ईटा देकर रखा है 10⁻3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर एंड वी हैव बीन गिवन डेंसिटी एज वेल विच इज 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। और हमें पूछा क्या है कि फ्लो का नेचर कैसे है, नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, क्या वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है। तो इसके लिए हमें किसका पता होना चाहिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेनॉल्ड्स नंबर का पता होना। तो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रो मल्टीप्लाइड बाय डी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज 10 इंटू 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी इज 10⁻3। वी हैव ऑलरेडी सीन डायमीटर इज 1 इंटू 10⁻⁻2 and divided by coefficient of viscosity was 10⁻⁻3। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये -3 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा +3। सो व्हाट वी हैव इज 10 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻+3। सो -2 is -4, +3 is +6, +6 - 4 is how much, that is +6 - 4 is +2, so 10 इंटू 10⁻2 तो ये हो गया 1000। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 या उससे कम होता है तो फ्लो कैसे होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सी, हमारा फ्लो कैसे होगा, स्ट्रीमलाइन ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला है देखिए, वाटर इज फ्लोइंग स्टेडीली इन अ रिवर। तो रिवर है उसमें वाटर स्टेडी फ्लो कर रहा है। A and B are two layers of water at height 40 centimeter and 90 centimeter from the bottom. The velocity of layer A is 12 centimeter per second. The velocity of layer B is. तो यहाँ पर मैं एक पहले स्टेशनरी सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ रिवर का, ये बॉटम सरफेस है, ठीक है। इनके ऊपर दो लेयर इमेजिन कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज लेयर 1 एंड दिस इज लेयर 2। तो जो बॉटम से कितने सेंटीमीटर पर बोला है, 90 सेंटीमीटर। तो जो 90 सेंटीमीटर पर है और एक कितने सेंटीमीटर पर है, 40 सेंटीमीटर। जो 40 सेंटीमीटर पर है वो कौन सी लेयर है, दैट इज ए,
और जो 90 पर है वो है बी। ए की वेलोसिटी उन्होंने देकर रखी है विच इज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लेयर बी। अब ये जो टिपिकल प्रॉब्लम है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का प्रॉब्लम है जो है dv बाई डी एक्स। अगर मैं पहले लेयर की बात करूँ ए के लिए तो dv बाई डी एक्स क्या हो गया, देखिए dv इज चेंज इन वेलोसिटी, तो ए जो लेयर है इसकी वेलोसिटी अगर 12 है तो बॉटम में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी dv की वैल्यू हो गई 12 फॉर द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 12 सेंटीमीटर पर सेकंड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ये ए के लिए। अब अगर मैं बी के लिए इक्वेशन बनाऊं तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स फॉर बी would be equal to velocity at point B divided by distance with respect to stationary layer या stationary surface, वो कितना है 90। ठीक है, अब हम इस दो इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। सो dv बाई डी एक्स फॉर A इज एग्जैक्टली इक्वल टू dv बाई डी एक्स फॉर B। अगर ऐसे हो तो dv बाई डी एक्स फॉर A इज 12 बाई 40 एंड दिस शुड बी vb बाय 90। सो 0 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 9 3 इधर चला गया तो 9 इंटू 3 इज 27। सो वीबी कितना हो गया मेरा 27 मीटर पर सेकंड। विच ऑप्शन, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर इज 9 किलोमीटर पर आवर एट द अपर सरफेस, द रिवर इज 10 मीटर डीप। If the coefficient of viscosity of water is 10 to the power minus 2 poise, then the shearing stress between the horizontal layers of water is। तो ये देखिए ये है मेरा बॉटम लेयर या फिर जो स्टेशनरी सरफेस होता है वो। यहाँ से जो टॉप मोस्ट लेयर है वो 10 मीटर पर है, 10 मीटर डीप बोली है रिवर, तो 10 मीटर पर टॉप मोस्ट लेयर है जिसकी स्पीड देकर रखी है, कितनी देकर रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 9 इंटू 5 बाय 18, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, दैट इज 5 बाय 2 विच इज 2.5 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है कहाँ पर, एट द टॉप मोस्ट लेयर। फिर हमें देकर रखा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना देकर रखा है, ईटा की वैल्यू देकर रखी है हमें 10 टू द पावर माइनस 2 पॉइज। और मैंने कहा था भैया ये जो पॉइज है ये सीजीएस यूनिट है, तो पॉइज का अगर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज 10 पॉइज, इट्स 10 पॉइज, तो 1 पॉइज होगा, 1 पॉइज इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसे क्या कह रहा हूं मैं, 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 एंड दैट वुड बी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये ईटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हो गई। अब आगे हमें क्या बोला है, क्या पूछा है, shearing stress between the horizontal layers of water। अब shearing stress है तो stress is what, force upon area। तो ध्यान से समझेंगे, अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के फॉर्मूले को याद करो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, तो क्या आया था, ईटा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये जो F अपॉन A है दिस रिप्रेजेंट्स shearing स्ट्रेस। सो आई कैन राइट हियर F अपॉन A इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ dv बाय dx। ठीक है, ईटा की वैल्यू देकर रखी है, कितनी देकर रखी है, 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 दैट इज 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। टॉप मोस्ट लेयर पर वेलोसिटी है 2.5 मीटर पर सेकंड, बॉटम में हो जाती है वो 0, तो चेंज कितने का हो गया 2.5 माइनस 0 इज 2.5 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज हैपनिंग ओवर द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। सो आई कैन सिंपली राइट दिस एज 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू dv इज 2.5 मीटर पर सेकंड हैपनिंग इन 10, so this is 0.25 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन है 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यस ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप बी मोस्ट स्ट्रीमलाइन, तो लिक्विड किसी पाइप से फ्लो हो रहा है
और बोला है कि मोस्ट स्ट्रीमलाइन, मतलब सबसे ज़्यादा वो स्ट्रीमलाइन कब होगा, हम जानते हैं रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा किसी पर्टिकुलर लिक्विड के फ्लो के लिए, तो लिक्विड जो है वो स्ट्रीमलाइन मोड में होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो क्रिटिकल वेलोसिटी वॉज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू इंटरनल डायमीटर। तो यहाँ से रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या बना था, आर एन इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर डिवाइडेड बाय ईटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब डायमीटर मतलब रेडियस से उसको रिलेट कर सकते हैं, रेडियस कम होगा तो डायमीटर कम, रेडियस ज़्यादा तो डायमीटर ज़्यादा। अब हमें क्या चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए। सो स्ट्रीमलाइन के केस में जो आर एन की वैल्यू है वो लोवेस्ट पॉसिबल कब रहेगी, अगर देखिए यहाँ पर अगर डेंसिटी और रेडियस जो है वो अगर कम रहते हैं, सो डेंसिटी शुड बी लो, देन रेडियस शुड बी लो, और जो ईटा है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके आर एन जो है वो कम रहेगा, रेनॉल्ड्स नंबर कम रहेगा एंड फ्लो विल बी मोर स्ट्रीमलाइन। तो चलो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, लिक्विड ऑफ लो विस्कोसिटी। अब लो विस्कोसिटी मतलब लो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा, तो ऐसे नहीं चाहिए, विस्कोसिटी तो ज़्यादा चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे कट हो गया। फिर भी पढ़ लेते हैं, लो विस्कोसिटी हाई डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी भी नहीं चाहिए, डेंसिटी भी कम चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन पर जाते हैं, लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी, यस विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है, यस। लो डेंसिटी, यस लो डेंसिटी भी चलेगा, एंड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ स्मॉल रेडियस। अब रेडियस स्मॉल है मतलब डायमीटर भी स्मॉल है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी दूसरे और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी हाई डेंसिटी। विस्कोसिटी हाई अच्छा है लेकिन डेंसिटी हाई चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। जो डी ऑप्शन है देख लेते हैं, लिक्विड ऑफ लो विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी नहीं चाहिए, विस्कोसिटी तो भैया हमें हाई चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड इज, जो विस्कस फोर्स लग रहा होता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, कैसे लग रहा होता है, रेडियल, नॉर्मल टू लिक्विड सरफेस, टेंजेंशियल टू लिक्विड सरफेस, या नीदर प्योरली टेंजेंशियल नॉर प्योरली नॉर्मल। तो हम जानते हैं भैया वो टेंजेंशियल लग रहा होता है लिक्विड सरफेस पर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, अ फ्लूइड of density rho is flowing through a uniform tube of diameter d, the coefficient of viscosity is eta, then critical velocity of the fluid is। सीधी सीधी बात है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है रेनॉल्ड्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय योर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू डायमीटर। यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी को बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब एन से मेरा मतलब है ईटा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, यस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा है। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है, नहीं। क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, नहीं। सो हमारा जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर रेस्ट ऑन लेयर ऑफ ऑयल 2 mm थिक। इस क्वेश्चन को पहले हम प्लॉट करके देखते हैं। मान लीजिए ये है बॉटम लेयर, ठीक है, जो स्टेशनरी है, दिस इज अ स्टेशनरी सरफेस। इसके ऊपर 2 mm थिक ऐसी ऑयल की फिल्म है। सो ये ऑयल फिल्म है विच इज 2 mm थिक। सो 2 mm मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली 2 × 10⁻³ मीटर, ये है उसकी थिकनेस। इसके ऊपर क्या रखा है, अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर एक ऐसी मेटल प्लेट है, सपोज दिस इज अ मेटल प्लेट जो इस ऑयल के ऊपर रखी है। अब ऑयल को हम पिंक कलर से शो कर देते हैं, ये है ऑयल की लेयर, इसके ऊपर हमने उस मेटल के प्लेट को रख दिया है। नाउ आगे, अच्छा एरिया देकर रखा है, कितना दिया है एरिया, एरिया इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज 100 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मैंने लिख लिया है। अब फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेट हॉरिजॉन्टली, कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं इस पर कितना फोर्स लगा रहा हूँ, एफ की वैल्यू है 0.1 न्यूटन,
तब जाके ये प्लेट क्या है, मोशन में आती है, और तब इसकी वेलोसिटी भी कितनी होती है, दैट वेलोसिटी इज गिवन एज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड विच इज नथिंग बट 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। अगर सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर -2 लेना पड़ेगा। अगर आप हाँ, अब आगे क्या पूछा है, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इज, क्या पता करना है, ईटा को पता करना है। अब कैसे पता करेंगे, तो देखो व्हाट इज ईटा, ईटा इज नथिंग बट विस्कस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए वेलोसिटी टॉप लेयर की जो मेटल प्लेट है यहाँ पर, इस मेटल प्लेट की वेलोसिटी देकर रखी है, कितनी देकर रखी है, 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। dx देकर रखा है, यस, दिस थिकनेस इटसेल्फ इज dx विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। देन एरिया भी हमारे पास है, और ये जो फोर्स है ना 0.1, ये भले ही अप्लाइड फोर्स हो, लेकिन इतना अप्लाइड फोर्स मिनिमम नेसेसरी है किसके लिए, विस्कस फोर्स के कारण जो रेजिस्टेंस आता है उसे ओवरकम करने के लिए। मतलब दिस अप्लाइड फोर्स इज नथिंग बट विस्कस ड्रैग के कारण आने वाला फोर्स, इतना ही ये लगाया गया है अप्लाइड फोर्स। तो हमारे पास विस्कस फोर्स, एरिया, dv/dx सब कुछ है, तो हम यहाँ से ईटा को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। नाउ ईटा इज इक्वल टू, इसे पहले मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, दिस v यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, दिस इज ऑलरेडी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड एरिया इज 100 इंटू 10 टू द पावर -4। चलो, सो ईटा इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन, इसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर -1 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -4। dv वेलोसिटी कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड, सो इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय dx कितना है भैया, थिकनेस वॉज 2 mm, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए दिस इज 2, सो इसको सीधा सीधा न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -1, दैट इज 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -2। अब 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 वैसे ही चला गया। इस 10 टू द पावर -2 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर +2, दैट इज ऊपर आ जाएगा फिर 200, 200 डिवाइड बाई इट इज 100, 100 1 जा 100, 100 2 जा, सो यहाँ पर 200, दैट इज n की वैल्यू आ जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमारे जो सीईटी के क्वेश्चंस है वो खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।